Good afternoon, students. Today we'll learn about micro teaching. First of all, I will clear you about the micro teaching. What is the meaning of micro teaching? What is teaching? First of all, we will clear. After that, we will go for micro teaching. What is teaching? Teaching is not merely imparting knowledge to a student, nor merely given advice. Because स्टूडेंट को सिर्फ नॉलेज पास कर देना ही टीचिंग नहीं है, उसे कोई एडवाइस देना भी टीचिंग नहीं है। सबसे पहली बात ये, ठीक है जी। टीचिंग इज नॉट पासिंग द इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट। स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन पास करना भी टीचिंग नहीं है। टीचिंग इज नॉट शेयरिंग वंस ओन एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना भी टीचिंग नहीं है। टीचिंग क्या है? व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग क्या है अब हम जानेंगे। द बेस्ट अप्रोच टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ टीचिंग इज टू एस्टेब्लिश अ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन टीचर, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट। तीनों में रिलेशनशिप जब हार्मोनियस होता है, स्टूडेंट में, टीचर में और सब्जेक्ट में, ठीक है। कहीं तो यानी कहने का मतलब टीचर का अलग लेवल हो गया, वो भी अंडरस्टैंडिंग वाली टीचिंग नहीं है। टीचर ऊपर से निकल रहा, फिर वो टीचिंग नहीं है, जो समझ नहीं है। इट इज मियरली इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आप समझ नहीं रहे हो या जो भी है। स्टूडेंट, इसीलिए स्टूडेंट को समझ आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन तीनों में अंडरस्टैंडिंग कब होगी? जब सब्जेक्ट, स्टूडेंट और टीचर में हारमोनी होगी। तीनों को एक दूसरे की समझ होगी। सब्जेक्ट को जो है, सब्जेक्ट की समझ जो है टीचर को भी होगी, स्टूडेंट को भी होगी, और टीचर को स्टूडेंट भी समझ पाएगा, तब जाके टीचिंग होती है। टीचिंग इज एन एक्टिविटी टू फैसिलिटेट लर्निंग। लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए, अगर लर्निंग नहीं हो रही है, वो टीचिंग नहीं है। Effectiveness in teaching does not relate to teachers' age, sex, teaching experience. उसकी एज से रिलेटेड नहीं होती है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, उसके जेंडर से रिलेटेड या सेक्स से रिलेटेड नहीं होती है, और उसने कितने साल पढ़ाया, टीचिंग एक्सपीरियंस है कितना, वो इससे भी रिलेटेड नहीं होती है। One can become an effective teacher irrespective his or her age, sex, experience. तो कोई भी इफेक्टिव टीचर बन सकता है, बशर्त है उसमें डिज़ायर हो इफेक्टिव टीचर बनने की, ठीक है जी। सो हम टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्या करते हैं कि हम ट्रेन करते हैं टू बी ए इफेक्टिव टीचर। उसके लिए हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हैं। उनमें से एक है माइक्रो टीचिंग, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। डिफेक्टिव टीचिंग, क्या डिफेक्ट होते हैं टीचिंग में? टीचिंग क्यों टीचिंग नहीं रहती? या आपने देखा होगा कि कई टीचर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बोर करते हैं, इनफेक्टिव टीचर होते हैं। तो क्या है कि डिफेक्ट इन टीचिंग कौन कौन से? टीचर्स मोर, जब टीचर बहुत ज़्यादा बात करता है, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, तो भी उसे हम कहते हैं इट इज़ अ डिफेक्टिव टीचिंग। आपको बोलने का मौका, आप क्वेश्चंस सॉल्व करने का मौका, आपके क्वेश्चंस लेने का मौका नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ वो लेक्चर ही करता है, और लेक्चर देके बाहर आपसे आपके डाउट नहीं क्लियर करता है, आपकी इवैल्यूएशन नहीं हो रही है, आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है। दैट इज टाइप ऑफ टीचिंग इज डिफेक्टिव टीचिंग। टीचर्स मोर टास्क, most of the time the teacher in the classroom is devoted to teacher task, and student are given very little opportunity to express themselves. बच्चों को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिलता है। Only at memory level there are three level of teaching: memory, understanding and reflective level. Okay, तो ये सबसे लोअर लेवल होता है, मेमोरी लेवल होता है। जैसे कि आपने चीज़ों को याद कर लिया, उसे हम मेमोरी लेवल कहते हैं। मैं माइक्रो टीचिंग पढ़ा रहा हूँ, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद कर लिया, लेकिन उसे यूज़ करना नहीं सीखा।
उसे आगे कहाँ तक लेके जाना है वो नहीं सीखे, उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है वो नहीं सीख रहे आप। तो ये जो है डिफेक्ट है टीचिंग का, वो मेमोरी लेवल पे रह रहा। ठीक है जी, ये भी एक डिफेक्ट है टीचिंग का। अगला पॉइंट, मोर इन्फॉर्मेशन लेस एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कम हो रही है, बहुत ज़्यादा कम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो किताब में लिखा है एज इट इज़ आपके सामने प्रेजेंट करते जा रहे हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किताब में सब वो पढ़ सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपकी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है जी, उसे किन किन आस्पेक्ट से आप जोड़ते हो, एक्सप्लेन करते हो। एज अ टीचर आपको भी यही सब कुछ करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन तो देनी ही देनी है, उसे एक्सप्लेन भी करना होता है। ठीक, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, एक्सप्लेनेशन को हम कम टाइम देते हैं और इन्फॉर्मेशन को हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, जबकि हमें चाहिए कि एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा टाइम दें, इन्फॉर्मेशन को कम टाइम दें। जैसे कि कोई भी कॉन्सेप्ट 1 या 2 मिनट में क्लास में आप 4, 5 या 7 मिनट में क्लियर करवा सकते हो। जैसे कि आप जा रहे हो क्लास में, उन्हें एलसीएम पढ़ाना है, एलसीएम आपने पढ़ा दिया, उससे 5 मिनट में आप पढ़ा सकते हो। इन्फॉर्मेशन आप उसकी 5-7 मिनट में दे सकते हो, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन करने को टाइम चाहिए। बच्चों के लेवल पे वो एक्सप्लेनेशन है, उसके लिए टाइम चाहिए। लेस चांस ऑफ इंकरेजमेंट, जो हमारा अगला पॉइंट है, इंकरेजमेंट के लिए बहुत कम चांस मिल रहा है। ठीक है जी, परसेंट वेरी लो परसेंटेज ऑफ टीचर्स टाइम इन क्लास इज यूज टू मेकिंग इंकरेजिंग रिमार्क्स। हम बच्चों को शाबाश, अच्छा है, बहुत अच्छे, बच्चों के साथ इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा कम करते हैं और इस तरह के इंकरेजिंग रिमार्क्स हम बच्चों को बहुत ज़्यादा कम देते हैं। ठीक, तो आगे की हम बात करते हैं नो प्लानिंग। प्लानिंग बहुत सारे टीचर नहीं करते हैं सिस्टमेटिकली, किस तरह से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, क्या क्या एग्जाम्पल देनी है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करवानी है, ये सब की तरफ बहुत ज़्यादा कम ध्यान दिया जाता है। नो प्लानिंग। डिफेक्टिव टीचिंग इस तरह से होती है, टीचर बस एक हथौड़ा लेके जा रहा है और स्टूडेंट का सर फोड़ रहा है, डिफेक्टिव टीचिंग है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बस हथौड़ा फोड़ के बस फोड़ दिया स्टूडेंट। सर ये नहीं देख रहा है कि स्टूडेंट की नीड क्या है, स्टूडेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, उसके लेवल पे नहीं आ रहा है, ये डिफेक्टिव टीचिंग है। व्हाट इज लर्निंग, इसे भी समझना पड़ेगा। अगर हम टीचिंग को समझ रहे हैं तो लर्निंग है वो चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। हम कोई एक्टिविटी आपसे करवाते हैं, आपको कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस दे रहे हैं, उससे हम आपके बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं। एक्चुअली बिहेवियर के बाद आप अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे, हैबिट को चेंज करेंगे, उसके बाद वो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। यही चीज़ एक्चुअली हमारा जो मोटिव होता है यही होता है, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यही होता है मोटिव। पढ़ाने को क्या है कि कोई ग्रेजुएट भी पढ़ा सकता है क्लास में जाके, लेकिन किस तरह से पढ़ाया जाए वो बिहेवियर हमने आप में इनकलकेट करना होता है। लर्निंग नेवर एंड नहीं होती है लर्निंग, ये भी हमें पता है। एनीवन हु स्टॉप लर्निंग इज ओल्ड वेदर एट 20 और 80। ये बात आप मानते हैं कि जो लर्निंग करना छोड़ गया वो बूढ़ा हो जाता है, चाहे वो 20 साल का चाहे 80 साल का। जब उसने लर्निंग करना छोड़ दिया वो बूढ़ा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, मेरे को इस तरह से ऑनलाइन वीडियो बनानी नहीं आती थी, ये मेरी 3rd 4th वीडियो होगी ऑनलाइन जो मैं बना रहा हूँ। तो ये भी मैंने सीखी घर पे बैठ के। ठीक है, इफेक्टिव क्लासरूम किस तरह से मैनेज करना है ऑनलाइन, उसके बारे में भी आजकल पढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट मैं करूँगा। ठीक, वो यही बात कह रहे हैं, जब आप
सीखना छोड़ देते हो तब बूढ़े हो जाते हो। एनीवन हु कीप्स लर्निंग स्टे यंग। आप यंग रहते हो जब तक आप सीखते हो, नई नई चीजें सीखते हो। इफेक्टिव लर्निंग इज बेस्ड ऑन व्हाट द लर्नर ऑलरेडी नोज। आपको पहले क्या आता है, इस पे लर्निंग की इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा जो है निर्धारित होती है। आपको अगर कुछ चीज़ पहले आती है तो अगली चीज़ सीखने में आपको इंटरेस्ट होगा। देखिए, मुझे गूगल क्लासरूम आता था, आपके साथ उसी में शेयर करता हूँ कुछ नोट्स वगैरह, बट बहुत लिमिटेड सा आता था। उसके आगे एप्लीकेशंस के बारे में बहुत कम नॉलेज थी। अभी मेरे को सीखने को मिला ऑनलाइन वीडियो बनाना, एडिटिंग करना वीडियोस की, सब सीखने को मिला, तो मैंने ये सब अप्लाई किया। तो वही है ना, इफेक्टिव लर्निंग इज बेस्ड ऑन व्हाट यू नो ऑलरेडी। आपको कुछ आता है, 10% आता है, तो अगले 90% के लिए आपकी एफर्ट और आप उसमें से कितना सीखेंगे उसी 10% पे डिपेंड करता है। आपको कुछ भी नहीं आता है जब, वो मुश्किल हो जाती है। थोड़ा बहुत आना चाहिए, सबको आता है। जैसे आपको भी एजुकेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो आगे आप पढ़ेंगे तो वो आपको और भी पता चलेगा। नेक्स्ट, हाउ लर्निंग हैपन्स, कैसे होती है एक्चुअली। नॉलेज इज एक्वायर्ड बाय स्टडी। आप मानते हैं नॉलेज एक्वायर्ड बाय स्टडी। Learning happens and knowledge is gathered in the environment where interaction between teacher and student and content take place in interactive way। अगर हम interactive way में स्टूडेंट, टीचर और कंटेंट है जो तीनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, तो वही लर्निंग होगी। इसीलिए उन्होंने इसीलिए कहा कि तीनों की इंटरेक्शन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंटरेक्शन में कई चीज़ें आपकी सेंस ऑर्गन हैं जो वो शामिल होते हैं। जब आप इंटरेक्ट करते हो, किसी भी कंटेंट से इंटरेक्ट कर रहे हो, टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आपके सेंस ऑर्गन हैं जो वो उसमें सम्मिलित होते हैं, या हम कहें कि वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आई हियर, आई फॉरगेट, मैंने सुना, मैं भूल गया। आई सी, आई रिमेंबर, मैंने देखा, मुझे याद रहा। आई डू, आई अंडरस्टैंड। देखिए कि आपने सुना, आप भूल गए। कई चीज़ें सुनते हो, कई याद भी रहती हैं, आपके मतलब की चीज़ आपको याद रहती है। क्यों? जैसे मैं कह दूँगा कि परसों हमने घूमने जाना है किसी बच्चे को, तो क्या होगा कि ए, ए, तो क्या होगा कि सॉरी, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो देखिए कि मैं जैसे बच्चे को कहता हूँ कि कल हम चॉकलेट लेने जाएंगे, तो क्या होगा कि उसने सुन लिया, उसके मतलब की बात है, वो याद रहेगा। अगर मैं कहूँगा कि तुम्हारा ये वाला काम पहले ही पढ़ा है बेटा, स्कूल का करना है, वो उसे याद नहीं रहेगा। सो आपका इंटरेस्ट भी होता है याद करने में, ठीक है, ये इन्वॉल्व होता है। ठीक, आई हियर, आई फॉरगेट, कई बार आप सुनी हुई चीज़ को अनसुनी कर देते हैं। आई सी, आई रिमेंबर, कई चीज़ों को आप देखते हैं तो वो भी रिमेंबर हो जाती हैं। आई डू, आई अंडरस्टैंड, आप करते हो तो आप उसको पूरी तरह याद रख सकते हो। आप किसी चीज़ को करके देखोगे, आप देखते हो, कई बार भूल जाते हो, सुनते हो भूल जाते हो, देख के याद रखते हो, और करके आपको अंडरस्टैंड हो जाती है। इस तरह से होगी। हाउ लर्निंग हैपन्स, किस तरह से लर्निंग होती है। 20% हम देख के करते हैं, 20% सॉरी 20% जो है हम सुन के करते हैं। हमने सुना तो हमें वो याद हो जाता है, 20% तक याद रहता है, या 20% तक हम उसे रिमेंबर रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, तो वो 30% तक याद है। ठीक, अगर हम देखते और सुनते दोनों हैं तो 30
प्लस 20 50 हो जाता है। और अगर हम देखते हैं, सुनते हैं और करते हैं तो 90% तक भी याद रहता है। ओके, आप इस तरह से इसे देख सकते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि करना यानी कि डूइंग अ टास्क उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है और वो सबसे ज़्यादा काम में आता है लर्निंग के। ठीक है, सो जो चीज़ हम करते हैं वो सबसे ज़्यादा काम आती है। ठीक है जी। आजकल क्या है कि आजकल के सिनेरियो में टीचर का रोल चेंज हो रहा है। पहले हम इसे नॉलेज ट्रांसमीटर कहते थे, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कंटेंट का एक्सपर्ट होता था, इन सब चीज़ों के बारे में, सोर्स ऑफ ऑल आंसर, हर चीज़ का जवाब टीचर के पास है। अगर ना गांव में किसी को पहले क्या होता था कि किसी चीज़ का जवाब नहीं ना मिलता था तो मास्टर जी के पास चले जाते थे। आज भी होता है कि इन्हें इसी तरह से किसी मोर लर्न पर्सन के पास जाते हैं अपनी चीज़ का आंसर और अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए। तो आजकल ये रोल नहीं रहा है, आजकल टीचर का रोल चेंज हो रहा है इन क्लासरूम में। अगर हम कहें अब वो ट्रांसमीटर नहीं है, अब वो फैसिलिटेटर है, उसे फैसिलिटेट करना है, उसे रिसोर्सेज देने, लर्न आपको करना है। पहले क्या था कि उसमें सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, नहीं, अब उसे फैसिलिटेट करनी है इन्फॉर्मेशन, आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कैसे कर पाओगे। कलेबोरेशन करनी, कलेबोरेटर है वो, आप सबको लर्निंग सिचुएशन में लेके जाना होता है, उसे कलेबोरेट करना होता है। ठीक, कोच करना होता है, मेंटर करना होता है। ठीक है, नॉलेज का नेविगेटर है आजकल टीचर। ठीक है, टीचर कंट्रोल एंड डायरेक्ट ऑल द आस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग के सारे आस्पेक्ट। ठीक, जो है वो टीचर ही कंट्रोल करता था पहले। अब क्या है कि टीचर गिव स्टूडेंट मोर ऑप्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। अब उनको ज़्यादा ऑप्शन देता है स्टूडेंट को टीचर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी लर्निंग की उन पे ही ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनको करके सीखना है। पहले क्या था कि उनको सुन के सीखना होता था, ठीक है, देख के सीखना होता था। अब उनको सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, उनको करके सीखना है। तो ये शिफ्ट है टीचिंग का कि उनको एक्टिविटी में आप स्टूडेंट्स को कैसे डालोगे। रिमाइंड दैट थिंग कि आपने स्कूल्स में जाना है तो स्टूडेंट को एक्टिविटी में कैसे डालोगे, स्टूडेंट लर्न कैसे करे, ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चेंज इन रोल ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का भी रोल चेंज हो गया। पहले क्या हुआ करता था कि क्लास में टीचर पढ़ाया करता था और गुरुकुल के टाइम स्टूडेंट पैसिव रहा करते थे, उनको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता था। लेकिन आज का स्टूडेंट है वो जो उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है इन लर्निंग प्रोसेस, वो एक्टिविटी कर रहा है, वो करके सीख रहा है इसीलिए। ठीक है, तो फिर क्या होता था कि एग्ज़ाम होते थे तो उसे रिप्रोड्यूस करना होता था नॉलेज को, रिप्रोड्यूस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। जो नॉलेज उसने पैसिवली ली है उसे उसने कागज पे उतारना होता था। अब क्या है कि उसे रिप्रोड्यूस नहीं करना है नॉलेज को, जो पहले ही एग्जिस्टेड नॉलेज है उसे रिप्रोड्यूस नहीं करना है। अब स्टूडेंट को प्रोड्यूस करना है न्यू नॉलेज, और उसे शेयर करनी है नॉलेज, उसे पार्टिसिपेट करना है हर के ही। ठीक है जी, उसे पार्टिसिपेट करना है लर्निंग ग्रुप्स में, 3 3 4 4 लोगों को एक वर्क दे दिया जाता है, असाइनमेंट दे दी जाती है, जैसे कि हम क्लासरूम में इस तरह की स्ट्रेटजीज का यूज़ करते रहते हैं। लर्निंग एज अ सॉलिटरी एक्टिविटी, देखिए पहले लर्निंग होती थी, अकेले की एक्टिविटी होती थी, अकेले आपने सुना, आप अपने आप पे काम कर रहे हो। लेकिन आज लर्निंग है कोलैबोरेशन विद अदर, आपको अपने से नहीं सीखना है, सेल्फ लर्निंग नहीं करनी है, सॉलिटरी लर्निंग नहीं करनी है, आपको औरों के साथ मिलके भी, अकेले लर्न नहीं करना है, औरों के साथ मिलके ही लर्न करना है। अब इस तरह का शिफ्ट आ गया है।
ठीक है, तो उस हिसाब से टीचर का रोल क्या होगा, ये आइडिया लगा लीजिए टीचर से क्या क्या एस्पेक्ट किया जा सकता है। ठीक, माइक्रो टीचिंग पे भी जाएंगे, पहले ये चीज़ें मैं इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको कोई टीचर के रोल के बारे में पता चले कि किस किस तरह की टीचर ने एक्टिविटीज़ करनी होती हैं क्लासरूम में। ओके, अब हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की। ये विट एलन हुए हैं, उन्होंने 1963 में अमेरिका में माइक्रो टीचिंग शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया। एक तरह से हम कह सकते हैं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि प्रैक्टिस में ले गया, प्रैक्टिस में ले गया पहली बार। तो उन्होंने माइक्रो टीचिंग के बारे में कहा कि व्हाट इज द माइक्रो मीनिंग क्या है। हमारी आसान भाषा में हम बात करें, हम डेफिनेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, डेफिनेशंस मैंने क्लासरूम में करवाई भी थी आपको। द टीचिंग ऑफ अ स्मॉल यूनिट ऑफ द कंटेंट, एक स्मॉल यूनिट, छोटा सा यूनिट कंटेंट का कोई भी ले लेना, ठीक है जी, ऑफ द कंटेंट, स्मॉल ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट, स्मॉल ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट 6 से 7 8 10 स्टूडेंट तक आप ले सकते हो इसमें, ठीक है। स्मॉल यूनिट ऑफ कंटेंट, छोटा सा कंटेंट, छोटा सा ग्रुप 6 से 10 स्टूडेंट का, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत थोड़े समय के लिए 5 से 7 मिनट आपको टीचिंग करनी है, जैसे कि माइक्रो टीचिंग करनी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, आगे चलते हैं। इट इज़ अ स्किल ट्रेनिंग टेक्निक, ये चीज़ समझने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको। ये आपको क्लासरूम में जाके आपने नहीं पढ़ानी है स्कूल्स में, ये आपकी ट्रेनिंग की टेक्निक है। आप इससे सीखोगे कि क्लासरूम में एक्टिविटीज़ किस किस तरह से करनी है। एक्टिविटीज़ से मेरा मतलब क्लासरूम में आपने बहुत कुछ करना होता है, आपने क्वेश्चन पूछने होते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखना होता है, टीचिंग एड को यूज़ करना होता है, लेसन को इंट्रोड्यूस करना होता है, होमवर्क देना होता है, ठीक है, और सेक्शनल रिकैपिचुलेशन करनी होती है, और भी असाइनमेंट वगैरह देनी होती है स्टूडेंट को, और स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट भी करना होता है, उनको इंकरेज भी करना होता है। तो इसमें क्या है कि स्मॉल यूनिट में तोड़ के सारे कंटेंट को आपको साथ में ये कहा जाता है कि इनमें से कोई चीज़ एक चुन लीजिए, उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। लाइक स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, आप क्वेश्चन पूछने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसीलिए सिर्फ आप उसमें क्वेश्चन ही पूछेंगे 5 मिनट के लिए, छोटे से कंटेंट में से, ठीक है, छोटे से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को छोटे से टाइम के लिए आप सिर्फ क्वेश्चन ही पूछेंगे, उसमें ट्रेनिंग ही देंगे उनको। आप ट्रेनिंग ही ले रहे हो वहाँ सिर्फ उसी चीज़ की, सिर्फ क्वेश्चन पूछने की, कि किस तरह से मैं रियल क्लासरूम में क्वेश्चन पूछूंगा। यहाँ आप अपने साथियों के बीच में कर रहे हो, वो 5 से 7 नंबर आपके साथी भी हो सकते हैं, ठीक है, उनके बीच में आप प्रैक्टिस कर रहे हो। एक टीचर आपके पीछे बैठा है जो आपको फीडबैक भी देगा कि इस तरह से इसको इम्प्रूव करो। इट इज़ अ शॉर्ट सेशन ऑफ टीचिंग, ये बहुत शॉर्ट सेशन होता है टीचिंग का, बहुत शॉर्ट। आपने 5 से 7 मिनट पढ़ाया, उसके बाद आपको फीडबैक मिलता है, फिर उसे आप इम्प्रूव करते हो, कहाँ कहाँ गलती हैं, और फिर आप टीच करते हो। तब तक टीच करते हो जब तक उस स्किल में आपकी मास्टरी नहीं हो जाती। हो सकता है कि आप एक लेसन पे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, दूसरे लेसन में नहीं पढ़ा पाओगे। तो इसीलिए क्या है कि आपकी मास्टरी ऑन द कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग तरह के लेसन में आपको ये स्किल्स का जो है डेमोन्स्ट्रेशन हमारे कॉलेज में करनी होती है। टू ट्रेन द इनएक्सपीरियंस स्टूडेंट टीचर इज यू,
फॉर एक्वायरिंग टीचिंग स्किल, आपको टीचिंग स्किल एक्वायर करने के लिए ट्रेन करना होता है। टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ एक्सपीरियंस टीचर, कोई एक्सपीरियंस टीचर है, फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, मेरी स्किल भी मैंने इम्प्रूव करनी है, तो मैं माइक्रो टीचिंग का यूज़ करके कर सकता हूँ। ये नहीं है कि ग्रोथ रुक जाती है, हम भी इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर कहीं होती है। ठीक, देखिए इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं माइक्रो टीचिंग साइकिल में। तो माइक्रो टीचिंग साइकिल में पहला स्टेप होता है माइक्रो लेसन प्लान। ये लेसन प्लान जो है फर्स्ट स्टेप है माइक्रो लेसन प्लान। 2 घंटे आपको दिन में इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। पहला स्टेप होगा माइक्रो लेसन प्लान आप बनाएंगे। ओके, उसके बाद बना लिया आपने कोई भी लेसन प्लान। सपोज ब्लैक बोर्ड राइटिंग करना है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग मैं कैसे करूँगा, ब्लैक बोर्ड की डिवाइडेशन कैसे करूँगा, ब्लैक बोर्ड को यूज़ कैसे करूँगा, इस तरह से होगा। ठीक, पहले तो ये चीज़ एक थेरेटिकली मैं आपको बता सकता हूँ कि इस तरह से आप करेंगे। फिर आपने एक प्लान भी बनाना होता है, उसके फॉर्मेट भी आपको दिए जाएंगे। तो उस तरह से आपने क्या करना होता है, माइक्रो लेसन प्लान बनाना होता है। उसके बाद आप टीच करते हो 5 मिनट, टीच कर दिया आपने 5 मिनट, आपने टीच किया 5 मिनट। तो जब आप टीच कर रहे हो, अगर आपको अच्छे तरीके से फीडबैक चाहिए, आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो फीडबैक के लिए, ताकि आपको अपनी कमियां खुद रिकॉर्डिंग से पता चल जाए। ये भी ट्रेंड है। बट ज़्यादातर क्या होता है कि कॉलेजेस में आपके साथ के स्टूडेंट पीछे बैठे हैं, वो आपको फीडबैक प्रोवाइड करवाते हैं। ब्लैक बोर्ड पे ना आपने बोल्ड नहीं लिखे थे अक्षर, आपने रनिंग में लिख दिए, वो समझ में नहीं आ रहा था, आपको इस तरह से यूज़ करना चाहिए था ब्लैक बोर्ड। तो इस तरह से आपको सजेशन दे सकते हैं, किसी भी टीचिंग स्किल पे हो सकता है ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद फीडबैक आपको प्रोवाइड होगा, फीडबैक के बेसिस पे आप रीप्लान करोगे, फिर रीटीच टू अनदर ग्रुप, दोबारा टीच करोगे उसे, और रीफीडबैक, फिर आपको फीडबैक दिया जाएगा। इस तरह से 30 मिनट आपको एक लेसन पे लग जाते हैं। ओके जी, तो इस तरह से आपको जो होता है माइक्रो टीचिंग में आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो मैं आपको अभी माइक्रो टीचिंग पढ़ा रहा हूँ कि इस तरह से माइक्रो टीचिंग होती है। एक था माइक्रो टीचिंग का कंटेंट की माइक्रो टीचिंग क्या है क्या नहीं है, मैं ये प्रैक्टिकल आस्पेक्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस तरह से होती है। तो एज वेल एज थेरेटिकल की थोड़ी बहुत बात करेंगे साथ में। तो क्या है कि क्योंकि उसी पे बेस्ड है ये सारा, तो क्या है कि इस तरह से आपको प्लान करना होता है और जो है टीच करना होता है, फिर आपको फीडबैक मिलता है, उसके बेस्ड पे आप री प्लान, री टीच, री फीडबैक, इस तरह से साइकिल चलता रहता है जब तक आप पूरे की पूरी तरह एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर लेते इस पर्टिकुलर स्किल में। ठीक है जी, ये करेक्टर स्केच है माइक्रो टीचिंग के। माइक्रो टीचिंग के करेक्टर स्केच सेम ही रहेंगे, यहाँ इसलिए दे रखे हैं ताकि आपको इसकी बारे में पूरी तरह से समझ में आ जाए। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा माइक्रो टीचिंग की। ये तो जस्ट माइक्रो टीचिंग का मीनिंग और स्टार्टिंग सेट मैंने किया। ठीक, करेक्टर स्केच क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग एज वेल एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज लेस, फर्स्ट करेक्टर स्केच। ठीक है जी, क्लास साइज एंड टाइम, इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है जी, क्लास साइज एंड टाइम। तो द कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स विच मेक्स द टीचिंग इजियर। मैंने जैसे आपको बताया पूरा का पूरा लेसन नहीं पढ़ाना होता, वहाँ आपने छोटा सा यूनिट, छोटा सा एक पार्ट लेसन का उठाना होता है, उससे पढ़ाना होता है माइक्रो टीचिंग के जरिए। ओनली वन टीचिंग स्किल इज कंसिडर एट अ टाइम, आपने 2-3 टीचिंग स्किल को इकट्ठे नहीं लेना होता,
यहाँ पे एक स्किल को ही लेना है। सिर्फ ब्लैक बोर्ड राइटिंग पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग, एक्सप्लेनेशन पे कर रहे हो तो एक्सप्लेनेशन करोगे, आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो तो क्वेश्चनिंग करोगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव स्किल को इम्प्रूव करना है, ना कि स्टूडेंट को पढ़ाना। स्किल हम क्यों इम्प्रूव कर रहे हैं? ताकि हम स्टूडेंट को अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। ठीक है जी। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इमीडिएट फीडबैक, साथ में साथ फीडबैक। ओके, आप गलती करते हो, आपको साथ में साथ पता चलना चाहिए, ताकि उन गलतियों को ज्यादा दोहराया ना जाए। मैं आपको 4 दिन बाद बताऊं अगर, वो तो कोई बात ना हुई। तो साथ में साथ फीडबैक, आपका लेसन एंड होगा, साथ में साथ आपको फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है जी। इन माइक्रो टीचिंग साइकिल देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ रीप्लानिंग एंड रीटीचिंग। आपको अपनी गलती इंप्रूव करने का भी यहाँ चांस होता है। आपने रीप्लानिंग करनी है, फिर रीटीचिंग करनी है, रीइवैल्यूएशन करनी है। अपना गुस्सा वहां निकालना है कि मेरी गलती कैसे निकाल दी इसने। ठीक। तो रीप्लानिंग एंड रीटीचिंग, रीइवैल्यूएशन, ये सब कुछ होता है। तो आगे जी, इट पुट द टीचर अंडर द माइक्रोस्कोप। टीचर को अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं, इसमें है क्या एक्चुअली, इसमें दम है भी टीचर में, इसकी आवाज में दम है भी, आवाज को इम्प्रूव तो नहीं करना है, क्वेश्चन सही तरीके से पूछ रहे हैं। मैं जैसे कि ऐसे समझ लीजिए, मैं क्वेश्चनिंग पूछने का भी एक तरीका होता है। मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है जसविंदर? तो ये कोई क्वेश्चन ना हुआ, क्योंकि मैं जसविंदर से बात कर रहा हूँ, उसका नाम लेके बात कर रहा हूँ, फिर मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा नाम क्या है जसविंदर। तो क्वेश्चंस को कैसे पूछना है, ये एक आर्ट होती है। ठीक है। तो उसी को लेके क्वेश्चनिंग स्किल होगी। इसी तरह से हम कहें कि इंट्रोडक्शन की स्किल होगी, लेसन को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, अलग अलग तरीके से हैं, उनके बारे में अलग से हम बात करेंगे। ऑल द फॉल्ट्स ऑफ द टीचर आर ऑब्जर्व। टीचर का हर फॉल्ट ऑब्जर्व करना होता है। ये मत सोचिएगा कि हम हमारी गलती निकाली जाती है। द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन कैन आल्सो बी कंट्रोल। तो इन डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है जो, वो भी इसमें कंट्रोल की जा सकती है। ओके। माइक्रो टीचिंग और ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या फर्क है? 40 से 60 स्टूडेंट होते थे, यहाँ पे 6 से 10 स्टूडेंट है। ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, टीचर एक ही टाइम में सारा कुछ करता था, ब्लैक बोर्ड पे भी लिखता है, बोलता भी है, एक्सप्लेन भी करता है, डिसिप्लिन को भी कंट्रोल में रखता है, फीडबैक भी देता है, बच्चों को क्वेश्चन भी पूछता है। आम क्लास की बात कर रहा हूँ, आम स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है। ठीक। तो यहाँ पे उसे एक स्किल ही एक टाइम पे करनी होती है, इजी हो गया उसके लिए प्रैक्टिस करना। ठीक है। तो ड्यूरेशन होती थी 40-45 मिनट की ट्रेडिशनल क्लास, यहाँ से 5 से 7 मिनट की, यहाँ सिर्फ 5 से 7 मिनट। इमीडिएट फीडबैक नहीं होता था ट्रेडिशनल टीचिंग में, नो फीडबैक इज देयर। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो बहुत कम प्रोविजन होता है फीडबैक का, बच्चे बोलते ही नहीं और लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं, इसीलिए उनको इन्वॉल्व करना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। फीडबैक देने के लिए वो लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपने उनकी लर्निंग में इन्वॉल्व करना है। देयर इज इमीडिएट फीडबैक, यहाँ पे साथ में साथ फीडबैक मिलता है ताकि आप तैयार हो जाओ, ताकि आपकी कोई गलती ना रहे, आपको इस तरह से माइक्रोस्कोप में निकालना होगा। ओके। आगे जी, देयर इज नो कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। ट्रेडिशनल क्लासरूम में कोई कंट्रोल नहीं होता, नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, बट माइक्रो टीचिंग में सिचुएशन पे कंट्रोल किया जाता है। टीचिंग बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, टीचिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है ट्रेडिशनल टीचिंग में। यहाँ पे रिलेटिवली सिंपल होती है, क्योंकि आपने अपने पीयर ग्रुप के सामने पढ़ाना होता है और रिलेटिवली एक ही
छोटा सा टॉपिक लेना होता है 5 से 7 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए आपको वहाँ पे अपना बिहेवियर जो है कंट्रोल करके पढ़ाना होता है, ताकि उस बिहेवियर को आप सीख जाओ अच्छे तरीके से। द रोल ऑफ द सुपरवाइजर इज नॉट क्लियर और वेग। तो वहाँ पे सुपरवाइजर का रोल कोई क्लियर नहीं होता है, बट यहाँ पे हम कहें माइक्रो टीचिंग में जो आपको सुपरवाइज कर रहा है उसका रोल क्लियर है कि उसने इम्प्रूवमेंट लेके आनी है आपकी टीचिंग में। ठीक है जी। पैटर्न ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन कांट बी स्टडीड। इसमें आपके क्लासरूम के पैटर्न की क्या, इंटरेक्शन का पैटर्न क्या है, स्टूडेंट ज़्यादा बोल रहे हैं, टीचर ज़्यादा पार्टिसिपेट, वो बहुत मुश्किल है उसे स्टडी करना, पर उसमें आपके इंटरेक्शन के पैटर्न को स्टडी किया जा सकता है। ठीक। कंपोनेंट कौन कौन से हैं टीचिंग के? स्टूडेंट टीचर, स्टूडेंट टीचर यानी आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है जी। आपने अलग अलग कैपेसिटीज डेवलप करनी होती हैं ड्यूरिंग सच ए टीचिंग। ठीक है। क्लासरूम मैनेजमेंट की कैपेसिटी डेवलप करनी होती है, कैपेसिटी मेंटेनिंग डिसिप्लिन, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, आपने डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस, ऑर्गेनाइजिंग वेरियस प्रोग्राम इन स्कूल और कॉलेज, इसके बारे में भी बताना होता है। फीडबैक डिवाइस भी होता है इसमें। फीडबैक डिवाइस बहुत एसेंशियल पार्ट है, बगैर फीडबैक के माइक्रो टीचिंग अधूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आ सकते। ऑडियो टेप हो सकती है, वीडियो टेप हो सकती है, फीडबैक क्वेश्चनियर हो सकता है। ठीक है जी। आगे जी, कंपोनेंट में स्किल। स्किल जैसे कि हम जानते हैं कि मीन टू एबिलिटी टू डू समथिंग एज वेल एज और एक्सपर्टनेस। ठीक है। तो उस स्किल को आपने प्राप्त करना होता है। टीचिंग स्किल की बात करते हैं। टीचिंग स्किल इज अ सेट ऑफ टीचर बिहेवियर which are specially effective in the in bringing about the desired change in pupil behavior। बच्चों के बिहेवियर में डिजायर्ड चेंजेस को लेकर ना, उसे हम टीचिंग स्किल कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेक्चर स्किल हो गई। ठीक है। लेक्चर से आप बता सकते हो बच्चों को ये चीज़ होती है, ताकि उनके बिहेवियर में अगर उनको कोई चीज़ नहीं आती वो आ जाएगी, बिहेवियर में डिज़ायरेबल चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इसी तरह स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, स्किल ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। तो टीचिंग स्किल्स होती है जो, उसमें हमें चेंजेस लेके आने होते हैं और टीचिंग स्किल्स को ही हमें सिखाना होता है। So that is all about the micro teaching. This is my first lecture, and after that I will go for the micro teaching skills one by one, कि माइक्रो टीचिंग में कौन कौन सी स्किल्स कैसे कैसे यूज होती हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।